हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है हार्मोन्स रेगुलेटिंग प्लाज्मा कैल्शियम लेवल। आपको थोड़ा नेम से आइडिया लग गया होगा कि आज हम उन हार्मोन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे प्लाज्मा में कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करते हैं, इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, ठीक है, क्योंकि मैं कंसेप्ट क्लियर करने पे फोकस करता हूँ। अगर आपने प्रीवियस जितने भी मेरी वीडियोस देखी होंगी सभी में आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, बट थोड़ी सी वीडियो लंबी होती है, मानता हूँ। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए तो गाली बक सकते हो मेरे को कमेंट में, ठीक है, बट लास्ट में बकना, ठीक है, आधी अधूरी देख के नहीं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। आपको पता है कैल्शियम का क्या रोल है हमारी बॉडी में। देखो, इसके काफी रोल्स हैं, तो हम मेन पे बात करते हैं। देखो, एक तो हमारे को ये हम बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैल्शियम। अगर पता है कैल्शियम के लेवल कम है, बोन्स में कैल्शियम नहीं है उतना, जिसकी वजह से फ्रैक्चर वगैरह के लिए काफी कहते हैं ना कि बोन्स में कैल्शियम का लेवल कम है तो फ्रैक्चर जल्दी होता है। आपने कभी सुना हो, डॉक्टर्स ने कभी कहा हो, आपने कभी सुना हो कि जिस पर्सन के बोन्स में कैल्शियम कम होता है तो उसको फ्रैक्चर जल्दी होता है। ठीक है, कभी आपने रिकेट्सिया के बारे में सुना है। जैसे जो चाइल्ड्स होते हैं ना, उनमें जब कैल्शियम का लेवल कम होता है उनके बोन्स में, तो रिकेट्सिया का हमारा प्रॉब्लम कह सकते हैं डिसऑर्डर आएगा। उसमें क्या होता है कि नहीं, रिकेट्सिया में बोन्स ब्रेक होने लगते हैं बहुत जल्दी। इवन आप जंप करोगे आपके फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बोन्स में, ठीक है। तो एक ये हो गया। एक दूसरा ये हमारे को क्लोटिंग में भी हेल्प करता है। आप बोलोगे कैसे। देखो, हमारी जो क्लोटिंग है वो दो तरह से होती है, एक इंट्रिंसिक फैक्टर से, एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर से। मैंने कोगुलेशन टॉपिक में भी पूरा समझाया हुआ डिटेल में। तो बेसिकली उसमें जो अलग अलग फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं क्लोटिंग में, आपको बताओ 12 होता है, फिर वो 12 अपना 12A में कन्वर्ट होता है। ए मतलब एक्टिव फॉर्म में, जो 12 एक्टिव फॉर्म है वो कन्वर्ट होता है फिर 11 में, फिर 11 कन्वर्ट होता है अपने एक्टिव फॉर्म में 11A में, फिर ऐसे 9 में होता है, फिर 9 से बाद 10 से बाद प्लाज्मिनोजन, फिब्रिनोजन, फिब्रिन, ऐसे होता है, ठीक है। बट वो एक्टिवेट कैसे होते हैं, उनको कुछ ना कुछ चाहिए ना एक्टिवेट होने के लिए। तो जो हमारा कैल्शियम है ना, वही एक्टिवेशन में उनकी हेल्प करता है। अगर कैल्शियम नहीं होगा तो वो एक्टिवेट नहीं होंगे, ठीक है। तो देखो, अब कैल्शियम की कहां पे हमारे को जरूरत पड़ी, ब्लड में। ब्लड में कैल्शियम आपको पता है ना, ब्लड ही एक्चुअल में कोगुलेशन वगैरह करते हैं। प्लेटलेट्स वगैरह कहाँ होते हैं, ब्लड में ही होते हैं, उसके कंपोनेंट्स है ना। तो हम कह सकते हैं ना, जो ब्लड में है उसमें भी कैल्शियम होना चाहिए हमारे, तभी क्लॉट्स वगैरह अच्छे से बनेंगे। तो ठीक है, आपको पता लग गया दो क्या है, एक बोन्स में होने चाहिए, एक हमारे ब्लड में भी होना चाहिए। पर देखो, हम बात करने लगे हैं हार्मोन्स के बारे में। कौन कौन से हार्मोन्स इसके लिए रेगुलेशन में इसके रिस्पॉन्सिबल है। देखो, पैराथायरॉयड हार्मोन, विटामिन डी और कैल्सिटोनिन। देखो, इससे पहले करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा है। थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है हमारे, जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है वो हमारा जो विंड पाइप के पीछे होता है, इतना समझो, ठीक है। वो हमारा बेसिकली थायराइड हार्मोन रिलीज करता है, सिक्रेट करता है, जैसे T3 T4 हो गया, ठीक है। बट उसके बीच में कुछ पैराफोलिकुलर सेल्स भी होते हैं, ठीक है, जो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करता है, और कैल्सिटोनिन भी हमारा वही रिलीज करता है। देखो, ये ऐसा नहीं रिलीज कर देता है, इसके पीछे का रीजन होता है। ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ गया है तो फिर वो अपना कैल्सिटोनिन रिलीज करेगा। अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो गया तो पैराथायरॉयड करेगा, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। तो इतना आपको मैं थोड़ा ऊपर समझाता हूँ मोटा मोटा, कि आपको उस वक्त अच्छे से और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली आप कहोगे कि पैराथायरॉयड अच्छा है क्योंकि ये तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज कर रहा है, बट नहीं। देखो, जो हम कैल्शियम लेते हैं वो जरूरी तो नहीं है बस सब, मतलब कि वो अकेले ब्लड में नहीं जाना चाहिए ना, वो बोन्स को भी तो चाहिए, ठीक है। तो पैराथायरॉयड ऐसा समझो कि ये ना, एक हमारे बोन्स में ना दो तरह के सेल्स होते हैं। आपने कभी पढ़ा हो, वैसे तो 3 तरह के होते हैं, वैसे आप 2 तरह के समझो, ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट। आपने कभी सुना भी हो। ओस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं, वो हमारे बोन्स की रिजॉर्प्शन करते हैं, मतलब कि हमारे बोन्स में से कैल्शियम की मतलब कैसे कैल्शियम कम कर देते हैं हमारे बोन्स में से, इतना बेसिकली आप समझो। ओस्टियोपोरोसिस में आपको समझाऊंगा डिटेल में, ठीक है। और जो ओस्टियोब्लास्ट होते हैं वो हमारी बोन्स में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करते हैं, मतलब बोन्स को कंसंट्रेट करते हैं कैल्शियम से, जिससे हमारी बोन्स स्ट्रेंथन अप होती है, ठीक है। पहले से मतलब कि कैल्सिटोनिन हमारी बोन्स को मजबूत करती है, बट जो कैल्सिटोनिन ओस्टियोब्लास्ट को एक्टिवेट करके हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ करती है, मतलब कि मजबूत बनाती है। बट जो ओस्टियोक्लास्ट है वो इसका ऑपोजिट इफेक्ट देता है, ठीक है। जो पैराथायरॉयड है वो ओस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट कर देगा, और जो कैल्सिटोनिन है वो ओस्टियोब्लास्ट को एक्टिवेट कर देगा। मतलब ये बोन्स को मजबूत बनाएंगी, स्ट्रॉन्ग बनाएंगी, बट ये बोन्स को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगी, ये थोड़ा थोड़ा अपना मतलब समझो ना, वीकन अप करती जाएगी टाइम टू टाइम, ठीक है। बट ब्लड में ये इंक्रीज करेगी कैल्शियम का लेवल, ये डिक्रीज करेगी। आपको आगे समझ आएगा, मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, अच्छे से जाएगा, ठीक है। आप इतना समझो, ये होता है। विटामिन डी आपको बताइए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बताओगे विटामिन डी आपने कभी सुना हो कि हमें धूप में बैठना चाहिए, क्यों सन की रेस लेनी चाहिए, उससे कहते नहीं विटामिन डी मिलता है। कैसे मिल जाएगा विटामिन डी, मिलेगा फिर हमारे को नैनो शॉट पीने की जरूरत ही है जो विटामिन D3 के आते हैं। देखो, बेसिकली हमारे स्किन के अंदर स्ट्रोल्स नाम का एक कह सकते हो आप कंपोनेंट होता है, ठीक है। स्ट्रोल्स कंपोनेंट नहीं कह सकते उसको, एक आप मॉलिक्यूल समझो, ठीक है। एक स्ट्रोल नाम का मॉलिक्यूल होता है, STEROL, ठीक है, स्ट्रोल का, ठीक है। वो क्या होता है, जब यूवी रोज होती है ना, उसको कन्वर्ट कर देती है हमारी
विटामिन डी में, ठीक है समझे। जो स्टेरॉल ना है वो कन्वर्ट होता है विटामिन डी में, किसकी हेल्प से, यूवी रेस की। इसलिए लोग कहते हैं कि आप बैठो धूप में 20 to 30 मिनट्स लेने चाहिए, ठीक है सनशाइन, ठीक है। तो बेसिकली आपको तीनों का रोल पता लग गया, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। द लेवल ऑफ कैल्शियम इन प्लाज्मा इज रेगुलेटेड प्राइमरली बाय पीटीएच एंड सीटी। पीटीएच में पैराथायरॉयड हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन, जैसे आपने बताया, ठीक है। अ लो प्लाज्मा कैल्शियम लेवल एक्टिवेट पीटीएच रिलीज विच इंक्रीज बोन रिजॉर्प्शन, ब्रेकिंग ऑफ बोन्स बाय स्टिमुलेटिंग ओस्टोक्लास्ट इन बोन टिश्यू टू रिलीज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फ्रॉम बोन मैट्रिक्स इनटू ब्लड। जैसे आपको बताया मैंने कि जो हमारे पीटीएच है, जो पैराथायरॉयड हार्मोन है, अगर हमारे प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो गया है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, हमारा पीटीएच एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। पैराथायरॉयड हार्मोन्स एक्चुअल में जो पैराथायरॉयड हार्मोन्स हैं वो हमारे थायराइड से निकलेंगे, थायराइड ग्लैंड से निकलेंगे। जो पैराथायरॉयड हार्मोन्स हैं वो थायराइड ग्लैंड से निकले, उसके बाद उन्होंने एक्टिवेट कर दिया अपने ओस्टोक्लास्ट को। आगे ओस्टोक्लास्ट ने क्या किया, आगे उसने बोन्स की रिजॉर्प्शन की, मतलब बोन्स में से कैल्शियम निकाल के ब्लड को भेजने लग पड़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ, बोन्स वीक अप हो गए। इसका ओवरऑल यही मतलब है, मतलब कि ब्रेकिंग ऑफ बोन्स, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे बोन्स ब्रेक होने, मतलब कि कमजोर होने लग पड़ेंगे, तो फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये क्या करता है, बोन्स टिश्यू मतलब रिलीज कैल्शियम को रिलीज करता है और फॉस्फोरस को रिलीज करता है फ्रॉम बोन मैट्रिक्स, मतलब बोन से, और पहुंचाता है कहाँ पे, इनटू ब्लड। इतना समझो। जो पैराथायरॉयड हार्मोन्स निकला, जब कैल्शियम का लेवल कम हो गया हमारे प्लाज्मा में, पैराथायरॉयड हार्मोन निकला अपने थायराइड ग्लैंड से, उसने एक्टिवेट किया ओस्टोक्लास्ट को। ओस्टोक्लास्ट ने क्या किया, उसने बोन्स में से कैल्शियम निकाल के ब्लड प्लाज्मा को दे दिया, ठीक है। अब देखो इतना तो आपको पता लग गया, जिसकी वजह से हमारा बोन्स वीक हो जाएंगे। ऑब्वियसली अगर कैल्शियम निकलेगा तो बोन्स तो वीक होंगे ना। और इसका ऑपोजिट समझ लो आप, कैल्सिटोनिन क्या है, वो ओस्टोब्लास्ट को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। इन हाइपर कैल्शियमिया, मतलब कि हाइपर मतलब कि अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हमारा कैल्सिटोनिन निकलेगा कहाँ से, थायराइड ग्लैंड से, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेगा, जो कैल्सिटोनिन है ये हमारा एक्टिवेट करेगा ओस्टियोब्लास्ट को, ठीक है, ठीक है, ओस्टियोब्लास्ट को एक्टिवेट करेगा विद इनहिबिशन ऑफ पीटीएच सिक्रीशन, और पैराथायरॉयड हार्मोन्स की सिक्रीशन को रोक देगा, ठीक है। सीटी डिक्रीज ब्लड प्लाज्मा, ब्लड कैल्शियम लेवल, वो ब्लड में से जो ब्लड में कैल्शियम होगा उसको निकाल के कहाँ पहुंचाएगा, अपना बोन्स को देगा, ठीक है। यही इसमें लिखा हुआ है, सीटी डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल बाय इनहिबिटिंग ओस्टोक्लास्ट एंड स्टिमुलेटिंग ओस्टोब्लास्ट एक्टिविटी, ठीक है। जो मैंने बताया वही आपको यहाँ पे रामकथा लिखनी है, ठीक है। अब इसके बाद में है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्सिटोनिन द ओस्टोब्लास्ट रिमूव कैल्शियम फॉस्फोरस फ्रॉम ब्लड एंड डिपोजिट इट इन अ बोन मैट्रिक्स एज कैल्शियम फॉस्फेट सोल्स डिक्रीज बोन रिजॉर्प्शन। जैसे आपको मैंने बताया था ऊपर कि ये अपने ब्लड में से निकालेगा कैल्शियम और फॉस्फोरस को, और ये हमारे बोन को देगा और रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देगा, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन मतलब पता है ना आपको, एब्जॉर्प्शन मतलब है कहीं पर डिपॉजिट होना, रीअब्जॉर्प्शन मतलब है कहीं से निकलना, ठीक है। तो इतना पता लग गया आपको। तो अब हम बात करते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में, ठीक है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे दोनों हार्मोन्स के, तीनों हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। देखो पैराथायरॉयड हार्मोन क्या कह रहा है, इट इज सिक्रेटेड बाय द चीफ और प्रिंसिपल सेल ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब यहाँ पे तो लिखा है कि ये पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलता है, तूने तो बताया था कि भाई थायराइड ग्लैंड से निकलता है, यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। बट आप नेम ध्यान से देखो, पैरा थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड के अंदर ही प्रेजेंट होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। देखो हमारा थायराइड ग्लैंड आपने कभी पढ़ा हो, उसका स्ट्रक्चर आपने कभी देखा हो, वो बटरफ्लाई शेप का होता है, ठीक है, ऐसा होता है वो, देखो ध्यान से, ऐसा होता है वो, ठीक है। वो गलत बन गया थोड़ा, और चलो ऐसे समझ लो, ये चार होते हैं, ऐसे ऐसा होता है थोड़ा, समझ लो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं, ये चार होते हैं, ठीक है। ये पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं, यही हमारा रिलीज करता है अपना पैराथायरॉयड हार्मोन्स, और इसके अंदर छोटे 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 वो होते हैं पैराफोलिकुलर सेल्स, ठीक है, वो रिलीज करते हैं हमारे कैल्सिटोनिन, ठीक है। आपने थायराइड ग्लैंड पढ़ा होगा तो आपको पता लग जाएगा, वैसे मैं वीडियो बनाई हुई है मैंने, उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपको पता लग गया, ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है। बेसिकली जो थायराइड ग्लैंड अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड, उसमें से निकलता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो इट इज सिक्रेटेड बाय द पैराथायरॉयड ग्लैंड व्हिच इज प्रेजेंट इन थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो आप थायराइड ग्लैंड भी लिखोगे तो गलत नहीं करेगा, गारंटी देता हूँ, ठीक है। इट इज नॉट स्टोर बट इट इज सिंथेसिस एंड सब्सिक्वेंटली सिक्रीशन अकर्स कॉन्स्टेंटली, इट इज वेरी एसेंशियल एंड मेंटेन्स द, ठीक है। मतलब ये बता रहे कि ये हमारा स्टोर नहीं होता, मतलब ये बन के पहले से नहीं प्रेजेंट होता हमारी बॉडी में, ये उसी वक्त बनता है और उसी वक्त निकल जाता है, ठीक है, पता लग गया। वो उसी वक्त बनेगा और उसी वक्त निकलेगा। और ये क्या मेंटेन करने में हेल्प करता है हमारे, देखो ये हमारे कैल्शियम का मतलब ये लेवल हमारी बॉडी में मेंटेन करने में हेल्प करता है। बोलोगे कैसे है, देखो अगर हमारी ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो गया तो समझो, अगर कैल्शियम का लेवल कम हो गया तो क्लोटिंग नहीं होगी,
तो उसको मेंटेन करने के लिए वो थोड़ा बोन से कहता है कि चल भाई थोड़ा उधार पे दे दे मेरे को, अभी मेरे को मतलब कि डाइट से मिल नहीं रहा कैल्शियम, तो थोड़ा सा तेरे से उधार से ले लेता हूँ, बाद में तेरे को वापस कर दूंगा। ऐसे आप समझो, ठीक है। ये वैसे होमोस्टेसिस मतलब होता है मतलब बैलेंस बैलेंस बना के रखते हैं ना कैल्शियम का हमारी बॉडी में। अगर ज्यादा हो जाए तो ये हेल्प करता है उसको कम करने में बोन्स में, अगर ब्लड में कम हो जाए तो फिर ब्लड में ले आने में हेल्प करता है, ठीक है। इतना समझो। अब इसकी रेगुलेशन समझते हैं, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से पहले ये देखो, हाइपर कैल्शियमिया मतलब कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ गया है, ठीक है। इससे क्या होगा, सी सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेटेड टू सिक्रीट कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन निकला। इसने क्या, कैल्सिटोनिन इनहिबिट्स ओस्टोक्लास्ट, उसने ओस्टोक्लास्ट को इनहिबिट कर दिया, जो कि हमारी बोन से कैल्शियम लेके ब्लड को देते थे, दोगला कह सकते हैं इसको, ठीक है। कैल्शियम लेवल आर नॉर्मलाइज हो गया, ठीक है। अब हाइपोकैल्शियमिया मतलब कि हाइपोकैल्शियमिया का मतलब कैल्शियम का लेवल कम हो गया हमारे ब्लड में, तो क्या हुआ, चीफ सेल ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड स्टिमुलेटेड टू रिलीज पीटीएच, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करेंगे, ठीक है। आपको पता है पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ होता है, ये हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर होता है, ठीक है। अब ये पैराथायरॉयड हार्मोन्स क्या करेंगे, ये हमारे बोन्स की रिजॉर्प्शन करेंगे, मतलब हमारे बोन्स में से थोड़ा सा कैल्शियम निकाल के ब्लड को दे देंगे, और रीनल ट्यूबुलर रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, तो क्या होता है, जो हमारी किडनी होती है वहां से हमारे काफी आयंस वगैरह निकलते हैं, मतलब कि एक्सक्रीट आउट होते हैं यूरिन के थ्रू। तो ये क्या करते हैं वहां से ना हमारे, मैंने किडनी में बताया हुआ आपको डायरेटिक्स में, तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो नेफ्रॉन होता है, आपको पता है ना किडनी का यूनिट होता है नेफ्रॉन, उसके ना काफी पार्ट्स होते हैं, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो बेसिकली ना वहां से ना रिजॉर्प्शन होती है, मतलब कि वहां से ना कुछ आयंस ना हमारे बॉडी में वापस आते हैं यूरिन से निकलने से पहले, ठीक है। तो उसमें कैसे कैसे हमारे सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, क्लोराइड्स हो गए, और भी आयंस होते हैं, ठीक है, वाटर होता है, प्रोटीन इवन होता है, ठीक है। तो कैल्शियम वहां से फिर से वापस आता है हमारी बॉडी में, मतलब यूरिन से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता सारा, ठीक है। तो रिलीज ऑफ कैल्सिट्रॉल फ्रॉम किडनी, और कैल्सिट्रॉल की रिलीज को भी रोक देता है किडनी। अब बोलोगे ये क्या होता है, यही विटामिन डी है, यही विटामिन डी है, इसका इनएक्टिव फॉर्म है। आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये एक्टिव फॉर्म, जो विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म होता है वो होता है कोलेकैल्सिफेरॉल, ठीक है। वो आगे पढ़ाऊंगा भी थोड़ी देर में, ठीक है। व्हेन ब्लड कैल्शियम लेवल इन हाई, सी साइज मतलब वही बात बताई है, जैसे मैंने पीछे बताया कि कम होगा तो ये रिलीज होगा, ज्यादा होगा तो वो रिलीज होगा, वही और चीज लिखी हुई है अब, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं। अब मैंने ये जो नोट्स है ना, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री में मिलेंगे, फार्म नोट्स करके, अच्छे नोट्स हैं, देख सकते हो भाई, नीट एंड क्लीन है, तो वहां से आप कर लेना, देख लेना, ठीक है। अब है हार्मोनल इम्बैलेंस, देखो तो बेसिकली अब हम पढ़ लेते हैं थोड़े हार्मोन इम्बैलेंस के बारे में। इसमें है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। अब इसमें बताया कि हाइपोपैराथायरॉयडिज्म क्या है, देखो इसमें ये चीज बताएगी कि अगर हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड है, या फिर हमारे जो ब्लड वेसल्स है जो अपने ग्लैंड को ब्लड पहुंचाता था, ठीक है। अब आपको पता है ब्लड कितना इंपॉर्टेंट था, वो ऑक्सीजन कैरी करता है, और हर एक चीज को हमारी बॉडी में ऑक्सीजन चाहिए होता है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं कर पाएंगे अपना, ठीक है। अगर हमारे ग्लैंड को कोई चोट पहुंचती है, या फिर थायराइड ग्लैंड को या फिर पैराथायरॉयड ग्लैंड को, जिसकी वजह से क्या होगा, पीटीएच नहीं निकलेगा। अब पैराथायरॉयड हार्मोन नहीं निकलेगा तो ओस्टोक्लास्ट एक्टिवेट नहीं होगा, और जो ब्लड में जो कैल्शियम है वो पहुंचेगा नहीं, क्योंकि वो तो वहां से पहुंचाता था। अगर वो पहुंच ही नहीं रहा ब्लड में, तो कितने सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं हमारे को, क्योंकि ब्लड में क्लोटिंग में भी हेल्प करता है कैल्शियम में, बताया आपने कभी सुना, मसल कॉन्ट्रेक्शन वगैरह में भी इसके रिस्पॉन्सिबल होता है कैल्शियम का। वो मसल कॉन्ट्रेक्शन ऐसे नहीं करता, जो सोडियम होता है ना वो मसल कॉन्ट्रेक्शन करता है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि सोडियम कैल्शियम पंप होते हैं बहुत जगह, आपने सुना भी हो। तो क्या होता है, जो सोडियम अंदर जाके कॉन्ट्रेक्शन करता है ना मसल्स की, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करते रहेगा तो फिर भाई रिलैक्स कब होगा मसल, ठीक है। तो क्या करता है, कैल्शियम फिर जाता है, उस सोडियम को बाहर भेज देता है, और खुद फिर बैठ के रिलैक्स करता है मसल्स को, फिर सोडियम आता है, फिर वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऐसे चलती रहती है। तो इसमें यही बोला गया कि अगर हमारे पैराथायरॉयड हार्मोन ग्लैंड को या फिर उन ब्लड वेसल को डैमेज पहुंचे जो ग्लैंड को सप्लाई करते थे, जिसकी वजह से पीटीएच नहीं रिलीज हो पाएंगे, और जो हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल रिड्यूस हो जाएगा, और जिसकी वजह से हमारे को कन्वर्जन आ सकते हैं, थोड़े झटके दो टाइप के कह सकते हैं, वो आ सकते हैं, मसल स्पाज्म हो सकता है, क्योंकि सोडियम कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा, क्योंकि कैल्शियम तो जा ही नहीं रहा है, कैल्शियम जाएगा नहीं तो सोडियम बाहर नहीं आएगा, और सोडियम कॉन्ट्रैक्ट कर ही आ रहा है, मसल को कर ही आ रहा है, तो स्पाज्म हो सकता है, या फिर मतलब कि हमारा डिस्टर्ब हो सकता है, हमारा ओवरऑल समझो कि जो कैल्शियम सोडियम पोटाशियम का चैनल और डिस्टर्ब हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें और चीज बताया गया कि व्हेन सोडियम पोटाशियम लेवल इंक्रीज इट कॉज स्पॉन्टेनियस डिपोलराइजेशन, वही चीज बताई जो मैंने बताया कि डिपोलराइजेशन मतलब समझते हो ना कि भाई स्पाज्म वगैरह करी जाएगा, मतलब कि सोडियम बार बार बाइंड होकर मसल कॉन्ट्रैक्शन करी जाएगा, ठीक है, और रिलैक्सेशन होगी नहीं मसल की, क्योंकि कैल्शियम जा नहीं रहा। तो वही चीज बताया हुआ है, ठीक है। टिंगलिंग फीलिंग हो सकती है, एपिलेप्सी, दौरे वगैरह, पता ना आपको, वो सब हो सकते हैं, साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस हो सकता है, ठीक है, मेंटल लेवल बिगड़ सकता है। तो ये कुछ हमारे इम्बैलेंस थे। अब उसके बाद होते हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, मतलब कि अगर
पैराथायरॉयड हार्मोन है उसका लेवल बढ़ जाए हमारी बॉडी में, ठीक है। मतलब कि जो थायराइड ग्लैंड है, पैराथायरॉयड ग्लैंड है जो थायराइड ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट है, अगर वो बहुत सारे पीटीएच बनाने लग पड़े तो क्या हो सकता है, देखो इट अकर्स ड्यू टू ट्यूमर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड, मतलब कि जब ट्यूमर की वजह से हो सकता है ये। इट रिजल्ट इन इंक्रीज बोन रिजॉर्प्शन, पता है अगर पीटीएच ज्यादा बनेंगे तो ज्यादा बोन रिजॉर्प्शन करेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट करेंगे, जितने ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होंगे उतना बोन रिजॉर्प्शन होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे बोन सॉफ्ट हो जाएंगे, वेरी प्रोन टू फ्रैक्चर, मतलब बहुत जल्दी फ्रैक्चर होने के चांसेस होंगे, तो ठीक है, समझ गए। अब इसमें बात करते हैं कैल्सिटोनिन की। इट इज अ हार्मोन प्रोड्यूस बाय द पैराफोलिकुलर सेल्स, ठीक है। इट इज एसेंशियल ड्यूरिंग चाइल्डहुड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ स्केलेटल सिस्टम। इट प्रोडक्शन डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ और डिकासिफिकेशन ऑफ हॉर्मोन्स व्हिच कुड बी द पैराग्लासिक डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ कैल्सिटोनिन, ठीक है। जो कैल्सिटोनिन है, जैसे हमको बताया कि ये हमारे पैराफोलिकुलर सेल से निकलते हैं, ये चाइल्डहुड के लिए, मतलब ये बचपन में बहुत, मतलब कि जो छोटा बच्चा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके स्केलेटल सिस्टम मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए। पता है ना स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, हमारे सारे बोन्स, जो हमारे स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क बोन्स का, उसको बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैल्शियम, ठीक है। यही तो कैल्सिटोनिन तो हेल्प कर रहा है हमारे को स्केलेटल सिस्टम बनाने में, कैल्शियम पहुंचाता है बोन्स को, ठीक है, फ्रेमवर्क बनाने में हेल्प कर रहा है। तो ये बोल रहे कि अगर इसकी प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी तो बोन्स की डिकैल्सिफिकेशन हो जाएगी, मतलब बोन्स में जो कैल्शियम है वो निकलने लग पड़ेगा, जिसकी वजह से वही चीज हो जाएगी, बोन्स आर फ्रैक्चर, वेरी प्रोन टू फ्रैक्चर, ये सब, ठीक है। अब इसकी रेगुलेशन क्या होती है, हमने ये पढ़ लेते हैं, इसमें क्या होता है। इट इज रेगुलेटेड बाय द लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस इन ब्लड, हाई ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कैल्सिटोनिन वेयर एज डिक्रीज, मतलब ये बोल रहे हैं कि इसकी रेगुलेशन कैसे होती है हमारे बॉडी में। देखो जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, जब हमारी बॉडी में कैल्शियम का, जब हमारी बॉडी के ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा तो फिर ये एक्टिवेट हो जाएंगे, उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, मतलब ये सिग्नल जाएगा हमारा थायराइड ग्लैंड को, उसके पैराफोलिकुलर सेल को बोलेगा कि भाई तू जल्दी जल्दी कैल्सिटोनिन निकाल, ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है कैल्शियम। ये पैराफोलिकुलर हार्मोन क्या कर रहा है, ब्लड में से निकालने, बोन्स में से कैल्शियम निकाल के ब्लड को दे रहा है, तो कैल्सिटोनिन एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या करेगा, कैल्शियम लेवल इन ब्लड डिक्रीज, प्रोडक्शन ऑफ कैल्सिटोनिन, ठीक है। मतलब ये जैसे प्रोडक्शन होने लग पड़ेगी कैल्सिटोनिन की, ये ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिवेट करेगा और ब्लड में से कैल्शियम का लेवल डिक्रीज करने लग पड़ेगा, जो पीछे बताया था। यही है कि इट मेंटेन्स बैलेंस ऑफ फॉस्फेट इन द ब्लड, मतलब ये बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। इट मेंटेन्स कैल्शियम, फॉस्फोरस का मतलब फॉस्फोरस को पता नहीं सब क्या होते हैं, ब्लड्स में निकलता है, बोन्स में, आपको जैसे पीछे बताया वही चीजों की बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। लोवर्स द ब्लड कैल्शियम, वही चीज है फिर सेम, दिस डन बाय इनहिबिशन द ऑस्टियोक्लास्ट, वही चीज रिपीट है बाद में, ठीक है, सेम रिपीट है बाद में। अब ये विटामिन डी का क्या रोल है, देखो विटामिन डी, और जिसको हम सनशाइन विटामिन कहते हैं, इट इज केमिकली अ स्ट्रोल, ठीक है, जिसको हम स्ट्रोल कहते हैं। इट इज नोन फॉर इट्स एंटी रिकेटिक प्रॉपर्टी, मतलब एंटी रिकेट से पता है ना, जिसमें बच्चों को होता है, जिसमें कैल्शियम का लेवल कम होता है, ठीक है, जो विटामिन डी है वो पहुंचाने में हेल्प करता है कैल्शियम को, पता हो तो, ठीक है। जो इसमें ना तीन चीजें होते हैं, तीन चार चीजें होते हैं, जैसे जो हमारा पोटाशियम है वो क्या करता है, वो एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करता है किसकी, कैल्शियम की स्मॉल इंटेस्टाइन से, और जो अपना विटामिन डी होते हैं ये हमारा पहुंचाने का काम करते हैं बोन्स तक, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज कैल्सिफेरॉल विच इज ना प्रो हॉर्मोन्स। अब यहाँ बोला कि जो कैल्सिफेरॉल प्रो हार्मोन है, देखो क्या होता है, जो विटामिन डी है वो अपना इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। जो कैल्सिफेरॉल है वो हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट है, ठीक है। जो कोलिक कैल्सिफेरॉल होता है वो सबसे ऊपर वाला होता है, वही सबसे एक्टिवेट है, तो हम कह सकते हैं जो कैल्सिफेरॉल से हमारा बनता है कोलिक कैल्सिफेरॉल, तो हम कह सकते हैं कैल्सिफेरॉल हमारा प्रो हार्मोन है, जो फर्दर जाके अपना कोलिक कैल्सिफेरॉल बन सकता है, ठीक है। प्रो हार्मोन इज सब्सटेंस व्हिच मिनरल हार्मोन इफेक्ट्स बाय इटसेल्फ एंड एक्ट एज अ प्रिकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ हार्मोन। ये कह रहे हैं कि वो अपना प्रिकर्सर की तरह एक्ट करता है, क्योंकि यही तो बनाएगा अपना कोलिक कैल्सिफेरॉल, ठीक है, तो प्रिकर्सर हुआ। इट इज नोन एज एसेंशियल विटामिन एज स्टोल्स प्रेजेंट, मैंने बताया था जैसे जो स्टोल्स होते हैं ये स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कन्वर्ट होते हैं अपने विटामिन डी में, किसकी हेल्प से, यूवी रेज की। यही थ्योरी में लिखा हुआ, आप बस पढ़ोगे, इजी पढ़ेंगे, हैंड रिटन नोट्स है, कहीं मिलेगा नहीं आपको ऐसा कंटेंट, रीड करो छट से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब ये दो टाइप के होते हैं, वही कैल्सिफेरॉल कोलिक कैल्सिफेरॉल की बात होगी, देखना। विटामिन D2 क्या होता है, कैल्सिफेरॉल, ठीक है, और विटामिन D3 क्या होता है, कोलिक कैल्सिफेरॉल, जैसा आपको बताया मैंने, ठीक है, वही चीज है। अब हम इसके कुछ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देख लेते हैं कि हमारी बॉडी पे इसके क्या इफेक्ट्स हैं विटामिन डी भाई के, ठीक है। जो विटामिन D3 है बायोलॉजिकली इनएक्टिव है, ठीक है, ये हमारे बायोलॉजिकली इनएक्टिव है एज देयर मेटाबॉलाइट्स। देखो जो विटामिन D3 है उसका भी कोई भाव है, ठीक है, वो है अपना 125, मतलब 1,25 डाइहाइड्रोकोलिक कैल्सिफेरॉल, ठीक है। इसके आगे एक्शन में OH लग जाता है, ठीक है ना। तो जो ये फॉर्म है ये सबसे एक्टिवेट फॉर्म है
ये एब्जॉर्ब होगा तो हमारी बॉडी में ये काम करेगा। ठीक है, क्या करेगा वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो D2 और D3 है ये बायोलॉजिकली इनएक्टिव है। ठीक है, वे जो फिर आगे अपने मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होंगे, कौन से मेटाबोलाइट में, डायहाइड्रोकोलेकैल्सिफेरॉल में, जो सबसे एक्टिवेट है। ठीक है, अब क्या है इसके GITP का इफेक्ट है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम और फॉस्फोरस। ये बता कि कैल्शियम और फॉस्फोरस की रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, और कैल्सिट्रोल की इंटेस्टाइन से हेल्प करता है रिजॉर्ब होने में। ठीक है, अब बोन्स में क्या है, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी एनहेंस द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। जैसे मैंने बताया कि जो विटामिन डी है ये अपना डिपोजिशन करने में पहुंचाने का हेल्प करता है कैल्शियम को, फॉस्फेट को बोन्स तक। ठीक है, ऑन किडनी विटामिन डी एनहेंस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, मतलब कि उनको यूरिन्स के थ्रू एक्सक्रीट आउट नहीं होने देता कैल्शियम को। ठीक है, मेंटेन कैल्शियम फॉस्फोरस, वही ओवरऑल यही चीज बार बार रिपीट हो जाएगी, मेंटेन करता है ये वो। ठीक है ना, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई तो क्या हो सकता है, इट इंक्लूड्स फॉलोइंग प्लाज्मा कैल्शियम फॉस्फोरस लेवल, हमारे ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फोरस का लेवल डिक्रीज हो जाएगा अगर डेफिशिएंसी हुई विटामिन डी की। ठीक है, इन चिल्ड्रंस ड्यू टू बोलेक्स, इन चिल्ड्रंस इट कोज बोलेक्स, मतलब कि जो बोलेक्स मतलब कि जो अपने नी है वो अंदर की तरफ धस जाएंगे, एंड एनलार्ज स्कल बड़ा हो जाएगा, स्पाइनल कोड कर्वेचर, मतलब स्पाइनल कोड हमारा थोड़ा टेढ़ा टाइप का हो जाएगा। ठीक है, जो टेढ़ा मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे 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 हो जाएगा, ऐसे टेढ़ा समझ लो। ठीक है, यही सब बताया गया। इन एडल्ट्स डीकैल्सिफिकेशन, वही बोन्स की डीकैल्सिफिकेशन, मतलब बोन्स में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, डीमिनलाइजेशन, वही चीज रिपीट है बार बार। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि हाइपर विटामिनोसिस, मतलब कि अगर ज्यादा हो गया हमारे विटामिन डी में, और विटामिन डी का लेवल ज्यादा होगा बॉडी में तो क्या होगा। ठीक है, इट रिजल्ट फ्रॉम एलिवेटेड प्लाज्मा कैल्शियम लेवल, मतलब यही है कि अगर प्लाज्मा कैल्शियम लेवल बढ़ गया है, इट एबनॉर्मल डिपोजिशन वेरियस अदर टिश्यूज लाइक ब्लड वेसल्स सॉफ्ट टिश्यूज। फिर ये क्या करेगा, अगर प्लाज्मा में कैल्शियम लेवल बहुत बढ़ गया और बोन्स में ऑलरेडी बहुत सारा कैल्शियम है तो क्या करेगा, ये कैल्शियम को फिर हमारे सॉफ्ट टिश्यूज में, ब्लड वेसल्स में यहाँ पर डिपॉजिट करने लग पड़ेगा, जिससे बहुत आगे फर्दर कॉन्सिक्वेंसेज वगैरह हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारी वीकनेस कर देगा, फटीग कर देगा, वॉमिटिंग, डायरिया, रीनल स्टोन्स, किडनी स्टोन्स। ठीक है, रिटार्डनेस, हाइपरटेंशन, ये सब हमारे कुछ हैं, अपने लिख सकते हो उसको एक एक करके पॉइंट्स बना के। ठीक है, आप समझा भी सकते हो। रीनल स्टोन्स में स्टोन्स मतलब कि ये हो सकते हैं, किडनी स्टोन्स बन जाते हैं, स्टोन फॉर्म इन कंटेन्स। ठीक है, ड्यू टू, इसको हम कह सकते हैं क्रिस्टैलुरिया, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था, तो आपको थोड़ा भी समझ आया हो। ठीक है, अगर नहीं समझा तो कमेंट में गाली बक देना। ठीक है, अगर समझ आया तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब और टेलीग्राम के चैनल पे ज्वाइन हो जाना भाई। आज वहाँ पे सारे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे, GPAT की शुरू करने वाला हूँ मैं। ठीक है, नीट वगैरह के भी आएंगे लेक्चर्स, तो जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से ट्राई करूँगा उतने वीडियोस अपलोड करूँ। ठीक है, जो ओल्ड वीडियोस है वो भी एक बार आप देख लीजिएगा, आपको समझ आएगी, अच्छी चीज़ है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।